अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। टार्क किसे कहते हैं यानी टर्निंग इफेक्ट। तो जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं अबाउट अ फिक्स पॉइंट तो उस बॉडी में क्या स्टार्ट होता है, रोटेशन स्टार्ट होता है। रोटेशन फोर्स की वजह से टर्निंग इफेक्ट स्टार्ट होता है और वो टर्निंग इफेक्ट क्या कहलाता है, टार्क कहलाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये मार्कर है। ठीक है, तो मैंने इस मार्कर को उंगलियों में से पकड़ लिया है। ठीक है, ये इसका पहला वाला एंड है और ये दूसरा वाला एंड है। तो पहले वाले एंड को मैंने उंगलियों में रख लिया, पकड़ लिया, इसको फिक्स किया है यहाँ पे। और दूसरी तरफ मैं दूसरे एंड पर क्या करता हूँ, फोर्स लगाता हूँ। ठीक है, तो इस फोर्स लगाने की वजह से इस बॉडी में क्या पैदा होता है, टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट, और ये टर्निंग इफेक्ट इस फोर्स की वजह से जो बॉडी में पैदा होता है ये टार्क कहलाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक दरवाज़ा है, एक डोर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रोज़ जो है ना इस दरवाजे को खोलते हैं और बंद कर देते हैं, खोलते और बंद कर देते हैं। ठीक है, तो इस दरवाजे पर हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं और इसका मोमेंट आर्म है। ठीक है, ये इसकी लंबाई है, लेंथ है। ठीक है, तो ये मोमेंट आर्म और फोर्स जब आपस में क्या करता है, मल्टीप्लाई हो जाता है तो इससे क्या आ जाते हैं, वजूद में टार्क वजूद में आ जाता है। ठीक है, तो ये दरवाज़ा क्या करता है, टर्न करता है, रोटेशन करता है। ठीक है, इस तरह हमारे पास मिसाल के तौर पर ये एक राड है। राड, इस राड के अपनी एक लंबाई होती है, लेंथ होता है इस राड का। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके दूसरे एंड पर इसका ये पहला वाला एंड फिक्स है। ठीक है, इस फिक्स एंड को हम क्या कहते हैं, इसको पाइवोट कहते हैं। ठीक है, पाइवोट, और इसको हम पल्क्रम भी कहते हैं। ठीक है, और इसकी लंबाई है। तो हम क्या करते हैं, इसके दूसरे एंड पर एक हाफ एंगल से फोर्स लगाते हैं, फोर्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इसमें रोटेशन टर्न पैदा हो जाता है। तो ये टर्निंग इफेक्ट असल में जो राड में पैदा होता है, जो कि दरवाजे में पैदा होता है, ये क्या कहलाता है, टार्क कहलाता है। तो इसलिए हम टार्क को डिफाइन करते हैं, किस तरह डिफाइन करते हैं, द टर्निंग इफेक्ट, द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस इन a body about a fixed point when we apply some force on it. Some force on it is called torque. किस तरह हम डिफाइन करते हैं, द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस इन अ बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट व्हेन वी अप्लाई सम फोर्स ऑन इट इज कॉल्ड द टॉर्क। यानी जब भी, जैसा कि मैंने पहले बताया, जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं अबाउट अ फिक्स पॉइंट तो उसमें रोटेशन टर्निंग इफेक्ट पैदा होता है और वो टर्निंग इफेक्ट टार्क कहलाते हैं हमारे पास। जैसा कि मैंने आप लोगों को दरवाजे का और राड का एग्जाम्पल दे दिया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस राड पर फोर्स लगाते हैं, इस दरवाजे पर फोर्स लगाते हैं अबाउट अ फिक्स पॉइंट। ये इसका दरवाजे का फिक्स पॉइंट है और ये राड का फिक्स पॉइंट ये है, और फिक्स पॉइंट क्या कहलाता है, पाइवोट कहलाते हैं। अब इस राड का अपना एक हाथ से लंबाई होगा एल, तो हम इसकी लंबाई को आर से जाहिर करते हैं। ठीक है, आर से। और यहाँ पर अप्लाइड फोर्स जो है ना, मैं किस से जाहिर करता हूँ, इफ से जाहिर करता हूँ। ठीक है, तो फिर टार्क की डिफिनीशन से इसका इक्वेशन हम किस तरह लिखेंगे, क्योंकि टार्क बराबर होता है, टार्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म मल्टीप्लाइड बाय अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो टार्क को किस तरह लिखेंगे, टार्क को टा से जाहिर करते हैं। अब मोमेंट आर्म को मैंने किस से जाहिर किया, आर से जाहिर किया। क्रॉस फोर्स को हम इफ से जाहिर करते हैं। ये है टार्क का इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन को हम वेक्टर फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, क्योंकि टार्क वेक्टर क्वांटिटी है। ये इक्वेशन नंबर 2 है। और अब अगर हम इस फोर्स को एक खास एंगल के साथ लगा ले, किसी भी एंगल के साथ इस फोर्स को लगा ले, तो फोर्स का कंपोनेंट इस मोमेंट आर्म के साथ क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा और टार्क पैदा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स मैंने एक खास एंगल के साथ लगाया है, एक एंगल के साथ लगाया है। तो यहाँ पर फोर्स को मैं क्या करता हूँ, इसके कंपोनेंट में स्प्लिट करता हूँ। ठीक है, मैंने पहले फोर्स या वेक्टर की स्प्लिटिंग यानी कि रिजोल्यूशन के बारे में बता चुका हूँ कि वेक्टर का रिजोल्यूशन क्या है, जब हम वेक्टर को इसके कंपोनेंट में स्प्लिट करते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो हम यहाँ पर फोर्स को क्या करते हैं, इसके कंपोनेंट में स्प्लिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें। ठीक है, तो ये है फोर्स का
एफ एक्स कंपोनेंट और ये फोर्स का है एफ वाई कंपोनेंट, ठीक है, ये है एफ वाई कंपोनेंट, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। तो हमको मालूम है कि एफ एक्स बराबर है एफ कॉस थीटा को और एफ वाई बराबर है एफ साइन थीटा, ये एफ साइन थीटा के बराबर है। अब हम देखते हैं कि फोर्स का कौन सा कंपोनेंट टार्क में हिस्सा लेते हैं, तो इसके लिए फिर हम ये इक्वेशन इस तरह लिख देते हैं, टार्क इज इक्वल टू आर और एफ का क्या लिख देते हैं, एफ साइन थीटा इन यूनिट वेक्टर, ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो यहाँ पर आर मोमेंट आर्म की लंबाई के बारे में बताते हैं, ठीक है, मोमेंट आर्म आर इसके मैग्नीट्यूड के लंबाई के मैग्नीट्यूड के बारे में बताते हैं, और एफ साइन थीटा फोर्स का साइन कंपोनेंट है जो कि टार्क में हिस्सा लेता है, ठीक है, एफ साइन थीटा ये फोर्स का साइन कंपोनेंट है। और ये यूनिट वेक्टर क्या करता है, ये यूनिट वेक्टर टार्क के डायरेक्शन के बारे में बताता है, क्योंकि मोमेंट आर्म और अप्लाइड फोर्स जो प्लेन बनाता है तो इस टार्क का डायरेक्शन इस प्लेन को परपेंडिकुलर होगा। मिसाल के तौर पर अगर ये मोमेंट आर्म है और मैं इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूँ, इस डायरेक्शन में, ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स लगाता हूँ, तो फिर टार्क का डायरेक्शन बोर्ड से आउटवर्ड के डायरेक्शन में होगा, इस तरह होगा, ठीक है। टार्क का डायरेक्शन मोमेंट आर्म और फोर्स जो प्लेन बनाता है, ठीक है, ये है मोमेंट आर्म और इस पर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ इस तरफ परपेंडिकुलर, तो ये एक प्लेन बनाता है इस तरह, तो इस प्लेन को टार्क का डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर क्या करता है, टार्क के डायरेक्शन के बारे में बताता है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा कि जब कोई गाड़ी एक्सीडेंट वगैरह करता है और इससे टायर निकलता है गाड़ी से, तो वो टायर जो है ना गाड़ी से अवे जाते हैं, दूर जाते हैं, क्योंकि इसका व्हील जो है ना ये रोटेशन कर रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, और इसका अपना मोमेंट आर्म होता है, फिक्स मोमेंट आर्म होता है इस व्हील का आर। तो मोमेंट आर्म और अप्लाइड फोर्स जो इंजन की वजह से इस पर लग रहा है, इंजन की वजह से, तो क्या होते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, तो टार्क का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ होगा, अवे फ्रॉम द व्हीकल। तो यही वजह है कि जब गाड़ी से टायर निकलता है तो वो गाड़ी से दूर चला जाता है, क्योंकि टार्क के डायरेक्शन की वजह से इसका टायर गाड़ी से निकल करके अवे जाता है, दूर जाता है टार्क के डायरेक्शन की वजह से। तो यूनिट वेक्टर क्या करते हैं, टार्क के डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। और हम टार्क का डायरेक्शन राइट हैंड रूल से भी मालूम करते हैं। ये मेरा राइट हैंड, तो ये मुड़े हुए फिंगर जो है ना क्या करता है, ये मोमेंट आर्म और फोर्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। अगर मोमेंट आर्म और फोर्स एक प्लेन बनाता हो तो टार्क का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज हम जाए तो इसका डायरेक्शन अपवर्ड होगा, अगर क्लॉकवाइज जाए तो टार्क का डायरेक्शन जो है ना डाउनवर्ड होगा। तो राइट हैंड रूल से भी हम टार्क का डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है टार्क का इक्वेशन, हम इसको इस तरह लिख देते हैं, आर इक्वल साइन यूनिट वेक्टर आर, ये है इक्वेशन नंबर 4 टार्क। अब यूनिट क्या होगा टार्क का, हर एक फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट क्या होता है। तो यहाँ पर हमारे पास टार्क का इक्वेशन है, टार्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में, ठीक है। तो आर का यूनिट क्या है, ये है, आर का यूनिट है मीटर, क्योंकि ये लेन है तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर, एम से जाहिर करते हैं। फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स, इसका यूनिट है न्यूटन, ठीक है, और इसको कैपिटल एन से जाहिर करते हैं। फोर्स की जगह एन और मोमेंट आर्म आर की जगह एम को पुट कर देते हैं और इसका यूनिट निकालते हैं, टार्क का यूनिट। तो इसका यूनिट किस तरह आ जाएगा, न्यूटन, इस फोर्स की जगह न्यूटन और इस आर की जगह एम लगा के, ये है टार्क का यूनिट। तो टार्क का यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर होगा। अब देखते हैं कि टार्क किन किन चीज़ों पर मुनहसर होता है, ठीक है, किन किन चीज़ों पर टार्क डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन 4 को इस्तेमाल करके हम देखेंगे कि टार्क किन किन चीज़ों पर मुनहसर है, ठीक है। तो सबसे पहले डिपेंडेंस ऑफ टार्क, डिपेंडेंस ऑफ टार्क, टार्क किन किन चीज़ों पर डिपेंडेंट है, मुनहसर है, ठीक है। डिपेंडेंस क्या होता है टार्क, तो यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर 4 में देखें, यहाँ पर मोमेंट आर्म है, आर फोर्स है और एंगल है, इन तीनों पर टार्क जो है ना डिपेंडेंट है, और टार्क इन तीनों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। आर को भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एंड टार्क इज प्रोपोर्शनल टू एंगल थीटा, एंगल
थीटा। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक मोमेंट आर्म है, ठीक है, राड है, और हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर फोर्स अप्लाई करते हैं टार्क के इस राड के इस एंड पर। तो टार्क इजी आसानी से टार्क पैदा होता है और ज़्यादा पैदा होता है। अब अगर हम ऐसा करें कि इस राड के मिडल पर फोर्स लगाए, यहाँ पे लगाए, ठीक है, इस मिडल पॉइंट ले ले और यहाँ पे लगे, तो लंबाई कम हो गई राड की। तो लंबाई कम होने की वजह से क्या कम होगा, टार्क कम होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आर कम होने से टार्क कम होता है। इस तरह अगर हम इसकी लंबाई और भी कम करें, यहाँ पे आ जाए, पॉइंट बी पर आ जाए, तो और भी लंबाई कम हो गई, तो टार्क और भी कम होगा। और अगर पाइवोट पर आ जाए तो फिर टार्क क्या होगा, आर ज़ीरो हो जाएगा पाइवोट पे, और फिर टार्क भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो टार्क का एक डिपेंडेंस किस पर होता है, इसके मोमेंट आर्म पर होता है। जितना ये ज़्यादा हो तो टार्क भी ज़्यादा पैदा होगा, और जितना ये कम हो तो टार्क कम कम पैदा होगा। यही वजह है कि हम किसी भी नट को ओपन करने के लिए छोटे स्पैनर के बजाय हम बड़े स्पैनर को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लंबे स्पैनर का बड़े स्पैनर के लेंथ लंबाई ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा मोमेंट आर्म होने की वजह से इस बड़े वाले स्पैनर से हम नट को आसानी खोल सकते हैं, बजाय स्मॉल स्पैनर की, कि उसके मोमेंट आर्म क्या होता है, कम होता है। और यही वजह है कि बास गाड़ी में, जैसा कि ट्रक वगैरह होते हैं, इसमें स्टीयरिंग व्हील जो है ना बहुत बड़े बड़े बनाए गए होते हैं, ताकि ड्राइवर जो है ना इस पर कम फोर्स लगाने की वजह से ज़्यादा टार्क पैदा करे और आसानी व्हील को रोटेट करे। तो इसलिए गाड़ियों में और बड़े बड़े गाड़ियों में और ट्रकों में स्टीयरिंग व्हील बड़े बनाए जाते हैं, ताकि इसका ये मूवमेंट आर्म यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ा हो और इसमें टार्क बआसानी ज़्यादा टार्क पैदा हो जाए। ठीक है, तो ये था टार्क का पहला वाला डिपेंडेंस। दूसरा डिपेंडेंस क्या है, फोर्स का। ठीक है, ये पहला वाला था, और दूसरा है फोर्स का। जितना फोर्स ज़्यादा हो उतना टार्क ज़्यादा पैदा होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर इस छोटे स्पैनर से किसी नट को ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, और हम सबसे पहले कम फोर्स लगा ले तो वो नहीं खोलता, और बाद में फोर्स को ज़्यादा करे तो वो नट खोलेगा, लेकिन ज़्यादा फोर्स लगाने की वजह से। और अगर हम कम फोर्स लगा ले तो फिर टार्क कम पैदा होगा और वो नट जो है ना ओपन नहीं होगा। तो यही वजह है कि टार्क फोर्स को भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इक्वेशन से पता चलता है जितना फोर्स ज़्यादा हो उतना टार्क भी ज़्यादा होगा। और तीसरा क्या है, तीसरा हमारे पास है एंगल थीटा। जितना ये एंगल थीटा ज़्यादा हो साइन थीटा, तो ज़्यादा टार्क पैदा होगा। और ये एंगल थीटा कब ज़्यादा होगा, ये तब ज़्यादा होगा जब थीटा 90 के बराबर हो जाए, यानी मूवमेंट आर्म और फोर्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल 90 एंगल पे हो जाए, 90 डिग्री पे हो जाए, तो फिर साइन 90 की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, साइन 90 का वो है 1 के बराबर है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो इस पर भी डिपेंडेंट है। अगर ये साइन थीटा 1 के बराबर हो जाए तो फिर मैक्सिमम टार्क पैदा होगा। ठीक है, तो टार्क इन तीन चीज़ों पर मुनहसर है, लेंथ ऑफ द मोमेंट आर्म, अप्लाइड फोर्स एंड एंगल बिटवीन द मोमेंट आर्म एंड अप्लाइड फोर्स। ये एंगल है मोमेंट आर्म और अप्लाइड फोर्स के दरमियान क्या है, एंगल है। तो ये मोमेंट आर्म की डायरेक्शन है और ये फोर्स इन दोनों के दरमियान क्या बनता है, एंगल बनता है। ठीक है, अब आते हैं कि कब हमारे पास टार्क ज़ीरो होगा, कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। ठीक है, तो इसके लिए भी कुछ कंडीशन है। ठीक है, इसके लिए तीन केसेस है कि टार्क कब ज़्यादा होगा, कब कम होगा और कब ज़ीरो होगा। तो इसके लिए केसेस है। ठीक है, केस नंबर फर्स्ट, व्हेन द एंगल थीटा इज ज़ीरो बिटवीन मोमेंट आर्म एंड फोर्स। जब मोमेंट आर्म और फोर्स के दरमियान एंगल ज़ीरो हो तो फिर टार्क कितना होगा। तो इसके लिए हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसको इस तरह लिखेंगे, टार इज इक्वल टू आर एफ साइन, इसमें ज़ीरो लगा के, इनका एंगल ज़ीरो है तो ज़ीरो लगा के। ठीक है, अब हम ज्योमेट्री से जानते हैं कि साइन ज़ीरो ये ज़ीरो के बराबर है। ठीक है, तो इससे क्या आएगा, आर एफ ज़ीरो मल्टीप्लाई करके इससे 0 न्यूटन मीटर आ जाएगा। तो इससे पता चला कि जब हमारे पास मोमेंट आर्म और अप्लाइड फोर्स के दरमियान एंगल क्या हो, ज़ीरो हो, यानी मोमेंट आर्म का डायरेक्शन भी ये है, और अगर हम फोर्स भी इस डायरेक्शन में अप्लाई करें तो दोनों में एंगल ज़ीरो आता है। और हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से कि साइन ज़ीरो ज़ीरो के बराबर है, तो इससे फिर ज़ीरो टार्क पैदा होगा, यानी टार्क पैदा नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा केस क्या है,
अब दूसरे केस की तरफ आते हैं। व्हेन केस नंबर टू व्हेन एंगल थीटा इज 90 बिटवीन मोमेंट आर्म एंड अप्लाइड फोर्स। जब एंगल मोमेंट आर्म और अप्लाइड फोर्स के दरमियान 90 के बराबर हो जाए तो फिर टार्क कितना होगा। इस इक्वेशन नंबर 4 का इस्तेमाल करके हम लिखेंगे टार इज इक्वल टू आर एफ साइन। अब एंगल 90 के बराबर है तो यहाँ पे 90 पुट करके, ठीक है। और हम मैथमेटिक्स से जानते हैं कि साइन 91 के बराबर यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू होती है। यहाँ पर टार्क कितना होगा, मैक्सिमम होगा। आर एफ साइन 91 के बराबर है तो ये होगा और एफ यानी मैक्सिमम टार्क पैदा होगा जब मोमेंट आर्म और अप्लाइड फोर्स के दरमियान एंगल कितने के बराबर हो जाए, 90 के बराबर हो जाए। तो फिर हमारे पास मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा टार्क पैदा होगा। अब अगर एंगल 0 और 90 के दरमियान हो, जो भी एंगल हो लेकिन 0 और 90 के दरमियान हो, तो फिर इसके लिए हम इक्वेशन को इस तरह लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 4 को इस्तेमाल करेंगे। ये है टार्क एट एनी एंगल, यानी टार्क एनी एंगल पर, ठीक है, जो कि 0 से ज़्यादा और 90 से कम हो। तो इसके लिए हम फिर फोर्स का ये कंपोनेंट साइन वाला कंपोनेंट इस्तेमाल करेंगे और इस इक्वेशन को इस तरह लिखेंगे। तो 0 और 90 के अलावा जो भी एंगल हो फिर हम इस फार्मूले में पुट कर देते हैं और मुतालिका टार्क को मालूम करते हैं, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक टार्क के बारे में था, बहुत सिंपल टॉपिक था। तो मैंने टार्क, इसके डेफिनेशन, यूनिट और इस एग्जाम्पल के बारे में बताया, ठीक है। तो उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। अगर कोई भी किसी का कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक में तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।